जोहार। आज के क्लास में हम लोग झारखंड की मिट्टियाँ के बारे में देखेंगे कि झारखंड में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, किस मिट्टी की अधिकता है, कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, झारखंड में अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में जितनी भी मिट्टी पाई जाती हैं, लगभग टोटल 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। ये सारी मिट्टियाँ जो है अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी हैं। अवशिष्ट प्रकार का होने का मतलब पठारी इलाकों में जमीन के अंदर खनिजों एवं चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप अवशेष से बनी चट्टानें अवशिष्ट चट्टानें कहलाती हैं। यानी कि पठारी इलाकों में, चूंकि जानते हैं आप पठार की बहुलता है, पठारी इलाकों में जमीन के अंदर खनिज एवं चट्टान से संपन्न है हमारा झारखंड। खनिज एवं चट्टानों की अपक्षयन, जो टूटता है, अपर्दन होता है और फिर वो एक जगह पे कहीं निक्षेपण उसको बोलते हैं, जमा हो जाता है। तो उसी अपक्षयन के परिणाम स्वरूप जो निर्मित होता है, उसके अवशेष से, उसी चट्टानों से बनी, जो अवशेष चट्टानों से बनती है मिट्टी, उसको अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं। यानी कि जमीन के अंदर खनिज एवं चट्टानों के अपक्षयन के अवशेषों से परिणाम स्वरूप जो मिट्टी बनती है, उसको अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं। ठीक है, 6 प्रकार की मिट्टी झारखंड में, टोटल 6 प्रकार की मिट्टी। हम पूरे भारत का बात नहीं कर रहे, सिर्फ झारखंड की बात कर रहे हैं कि झारखंड में टोटल 6 प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। इसी 6 प्रकार की मिट्टी के बारे में हमको पढ़ना है। यहाँ की मिट्टी में जल धारण क्षमता कम होती है पठारी क्षेत्र की अधिकता के कारण। चूंकि पठारी क्षेत्र अधिक है, या फिर आप देखें कि यहाँ की चट्टानों में ग्रेनाइट की अधिकता है, आर्कियन कालीन चट्टान 90% भूभाग पे है, जिसके कारण यहाँ की मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होती है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, अब मिट्टी के प्रकार पढ़ेंगे। पहला है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, ठीक है। लाल मिट्टी का देखिए, इसका विस्तार इसका, आप छोटा नागपुर, विस्तार में कहिए छोटा नागपुर, संपूर्ण छोटा नागपुर, मतलब झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी है ये। जो लाल मिट्टी है, झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी है, क्योंकि झारखंड के 90% भूभाग पे छोटा नागपुर पठार, झारखंड का छोटा नागपुर पठार भी है। ठीक है, छोटा नागपुर के 90% भूभाग पर लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, लाल मिट्टी पाई जाती है। यानी कि इधर वाला संथाल परगना को छोड़ दिया जाए तो बताया था कि बाकी अलग चाईबासा का मैदान को छोड़कर बाकी सब भाग जो है वो आपका छोटा नागपुर का भाग कहलाता है, छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। यानी इस पूरा छोटा नागपुर का जो जितना हिस्सा है उधर छोड़ दीजिए संथाल परगना, इधर जो छोटा नागपुर का जितना हिस्सा है उसका 90% भूभाग पे लाल मिट्टी पाई जाती है। यानी कि समझिए कि इसीलिए इसको सर्वप्रमुख मिट्टी कहा जाता है। छोटा नागपुर की सर्वप्रमुख है, झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी लाल मिट्टी है। उधर राजमहल संथाल परगना को छोड़ दी जाए, जितना भी छोटा नागपुर का भाग है उसका 90% पे इसी मिट्टी का विस्तार है, लाल मिट्टी का। ठीक है, दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र, दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र एवं राजमहल की उच्च भूमि, एवं जो राजमहल का जो ऊंचाई वाला भूमि है को छोड़कर, इधर मतलब अभी भी आपको हम बताए किए कि जो इधर संथाल परगना वाला जो ऊंचाई पे जो भूमि है उसको छोड़ दिया जाए, तो छोटा नागपुर का बात कर रहे हैं सिर्फ,
दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र एवं राजमहल, राजमहल की उच्च भूमि को छोड़कर, क्योंकि देखिए दामोदर घाटी और गोंडवाना क्षेत्र क्यों छोड़ने बोल रहा है, क्योंकि दामोदर घाटी का जो गोंडवाना क्षेत्र है जहाँ कोयला की अधिकता है, यहाँ दूसरी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। छोड़कर संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र में लाल मिट्टी की अधिकता है, छोड़कर संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र में लाल मिट्टी की अधिकता है, लाल मिट्टी की अधिकता है, ठीक है। यानी कि दामोदर घाटी वाला जो गोंडवाना क्षेत्र है जहाँ कोयला की अधिकता होती है उसको छोड़ दी जाए, राजमहल की उच्च भूमि को छोड़ दी जाए, तो संपूर्ण छोटा नागपुर भूभाग पे लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका रंग लाल क्यों होता है, लाल मिट्टी का रंग क्या होता है, रंग इसका लाल होता है, ठीक है। लाल मिट्टी का जो रंग है वो लाल होता है फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइड की अधिकता के कारण। इस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड एवं बॉक्साइड की अधिकता के कारण, फेरिक ऑक्साइड एवं बॉक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, ठीक है। यानी कि इसका रंग लाल क्यों होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो फेरिक ऑक्साइड एवं बॉक्साइड की अधिकता के कारण, ठीक है। अगर बॉक्साइड नहीं भी दे तो फेरिक ऑक्साइड भी अगर दे तो आप उसको समझिए कि फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है, ठीक है। हालांकि कहीं कहीं पे इस मिट्टी का रंग पीला, धूसर, भूरा और काला भी दिखता है, कहीं कहीं पे जगह के अकॉर्डिंग, कुछ जगहों पे ऐसा दिखता है, लेकिन अधिकतर इसका रंग लाल है, ठीक है। अधिकतर जगहों पे इसका रंग लाल दिखेगा, कुछ कुछ जगह पे पीला, धूसर और काला ऐसा भूरा दिखता है, ठीक है। उसका भी कुछ अलग अपना रीजन है। रांची के हजारीबाग और कोडरमा क्षेत्र में अभ्रक मूलक लाल मिट्टी पाई जाती है। जो रांची एवं हजारीबाग एवं कोडरमा क्षेत्र में जो लाल मिट्टी पाई जाती है, वहाँ की जो मिट्टी है वो लाल मिट्टी वो अभ्रक मूलक लाल मिट्टी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि कोडरमा में वाला जो भाग है उधर अभ्रक की अधिकता है, बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में अभ्रक पाया जाता है वहाँ पे कोडरमा में, ठीक है। इसलिए उधर की जो मिट्टी है वो अभ्रक मूलक लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक। ये जो लाल मिट्टी है नीस एवं ग्रेनाइट के अवशेष से निर्मित नीस एवं ग्रेनाइट से क्यों निर्मित हो रहा है? आपको बताया था कि आर्कियन कालीन चट्टान जो थी उसका विस्तार भी झारखंड के 90% भूभाग पे था। छोटा नागपुर का 90% भूभाग पे भी आर्कियन कालीन चट्टानों की विस्तार था, और उस आर्कियन कालीन चट्टान में ग्रेनाइट एवं नीस पाया जाता था, ठीक है। और फिर अभी हम पढ़े कि लाल मिट्टी का विस्तार भी छोटा नागपुर के 90% भूभाग पे है, यानी कि लाल मिट्टी जहाँ पाया जाएगा वहाँ आपको ग्रेनाइट एवं नीस भी मौजूद आपको मिलेगा उस मिट्टी के नीचे चट्टान में, ठीक है। यानी उसी एरिया में ग्रेनाइट एवं नीस भी पाया जाता है जहाँ आपको लाल मिट्टी इस क्षेत्र में पाया जा रहा है, ठीक ना। इसी के ग्रेनाइट एवं नीस की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो कम होता है। लाल मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होता है क्योंकि उस लाल मिट्टी वाला भाग में ग्रेनाइट एवं नीस की अधिकता होती है, जिस कारण से उस मिट्टी की जल धारण क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। और वहाँ जो उर्वरा शक्ति है वो कम होता है उस मिट्टी की। देख लीजिए, बस इसको लिख देते हैं। ग्रेनाइट एवं नीस की अधिकता के कारण इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है, ठीक है। ग्रेनाइट एवं नीस के अवशेष से निर्मित होने के कारण,
ठीक है, यहाँ की जो उर्वरा शक्ति जो है वो कम होती है इस मिट्टी की, ठीक। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेनाइट एवं नीस से निर्मित होने के कारण ग्रेनाइट एवं नीस से निर्मित होने के कारण अवशेष से क्योंकि ग्रेनाइट एवं नीस से डायरेक्ट मिट्टी तो नहीं बन जाएगा, ग्रेनाइट एवं नीस चट्टान की अवशेष से, अभी शुरू में ही पढ़े हम कि यहाँ की चट्टानों के अवशेष से निर्मित हुआ है मिट्टी, इसलिए हम लोग उसको अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं। झारखंड की मिट्टी को अवशिष्ट मिट्टी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वो यहाँ की चट्टानों के अवशेष से निर्माण हुआ है उस मिट्टी का। तो ग्रेनाइट एवं नीस के अवशेष से निर्मित होने के कारण इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है। क्यों? इससे क्योंकि देखिए अभी बताएं आपको कि ग्रेनाइट एवं नीस जो है आर्कियन कालीन चट्टानों में पाया जाता है, उसका विस्तार अधिक जगहों पे है झारखंड में, और लाल मिट्टी का भी झारखंड के 90% भाग पे है। यानी कि ग्रेनाइट एवं नीस की ही अवशेष से इस मिट्टी का निर्माण होता है, इसलिए इसमें आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी हो जाती है, ठीक है। इसलिए इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। यही कारण है कि इसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। इसमें नाइट्रोजन एवं फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होने के कारण इसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, ठीक है। इस मिट्टी में आपका ज्वार, बाजरा, रागी, गन्ना, मूंगफली आदि की खेती हेतु उपयुक्त होती है। ज्वार, बाजरा, रागी, मूंगफली के लिए उपयुक्त है। यह मिट्टी ज्वार, बाजरा, रागी, मूंगफली, गन्ना के लिए भी उपयुक्त है। मूंगफली, गन्ना के लिए उपयुक्त है, ठीक है, उपयुक्त है। इसका विस्तार के लिए अलग अलग जिला लिखने की जरूरत नहीं है, इसका 90% भूभाग पे इसी का विस्तार है। झारखंड में अगर आपसे पूछे कि झारखंड में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसका 90% भूभाग पे इसी मिट्टी का विस्तार है। इसका आपको बताए थे कि ये ग्रेनाइट और नीस के अवशेषों से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, इसलिए इसमें ह्यूमस, फास्फोरस, नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, कमी होती है, जिसके कारण इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है, ठीक है। और यहाँ की मिट्टी में जल धारण क्षमता भी कम होता है। और उसके साथ साथ आपको ये बताए थे कि ये झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी है, 90% भूभाग में इसका विस्तार है। इसका रंग लाल होता है। इसका रंग लाल क्यों होता है? फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइड की उपस्थिति के कारण, अधिकता के कारण, ठीक है। अगला है मिट्टी काली मिट्टी। आसान है, 6वीं मिट्टी है, आप याद कर लीजिएगा। काली मिट्टी का जो विस्तार है वो राजमहल पहाड़ी में है। इसका विस्तार राजमहल पहाड़ी, ठीक है। जो काली मिट्टी का विस्तार है वो आपका राजमहल के पहाड़ी में। मान लीजिए कहीं का एक क्षेत्र देकर राजमहल वाला एरिया से पूछ देगा यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को अगर ना दे करके रेगुर मिट्टी भी दे तो आपको समझना है काली मिट्टी को ही कहा जाता है रेगुर मिट्टी, ठीक है। यह काले एवं भूरे रंग की होती है। इसका जो रंग होता है काला एंड भूरा, ये काला एंड भूरा रंग का होता है। जैसे लाल मिट्टी लाल रंग का होता है, कहीं कहीं पे काला, भूरा, धूसर, पीला भी मिलता है। उस जगह के अकॉर्डिंग, उस जगह कुछ विशेष खासियत की वजह से वहाँ रंग चेंज हो जाता है, बट अधिकतर लाल रंग भी पाया जाता है। उसी प्रकार से काली मिट्टी का रंग काला एंड भूरा होता है, ठीक है।
इस मिट्टी का निर्माण जो है अत्यंत बारीक कणों से होता है। इस मिट्टी का निर्माण अत्यंत बारीक कणों से होता है। इसका निर्माण जो होता है अत्यंत बारीक कण से, अत्यंत बारीक कणों से इसका निर्माण होता है, कणों से इसका निर्माण होता है। क्योंकि सब मिट्टी यहाँ की अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो अत्यंत बारीक कणों से मिलकर के इसका निर्माण होता है। इसीलिए वर्षा के दिनों में यह मिट्टी जो है पानी पड़ने से चिपचिपा हो जाता है। यह मिट्टी बारीक कणों से निर्मित होने के कारण चिपचिपा हो जाता है पानी पड़ने पे, ठीक है। इस मिट्टी में लौह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है। इसमें लौह, चूना, एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है, मिश्रण पाया जाता है। इसमें लौह, चूना, एल्यूमिना एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का मिश्रण पाया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम का मिश्रण पाया जाता है इस मिट्टी में। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ तथा फास्फोरिक एसिड की कमी पाई जाती है। आपको हम शुरू में ही बताए थे कि यहाँ की मिट्टी कम उपजाऊ है, क्योंकि नीचे चट्टान है, खनिज है, और वहाँ की मिट्टी जो है ना उपजाऊ कम होती है। इस मिट्टी में भी नाइट्रोजन एवं जैविक पदार्थ फास्फोरस की कमी होती है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थ की कमी होती है, होती है, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थ की इस मिट्टी में भी कमी होती है। बेसाल्ट के अपक्षयन से निर्मित यह मिट्टी कपास की खेती हेतु उपयुक्त होती है। आप ऐसे भी याद रखिए, काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है कपास की खेती के लिए। काली मिट्टी में और भी अगर आप फसल कुछ करते हैं तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि राजमहल में सिर्फ कपास का खेती होता है, लेकिन कपास की खेती के लिए अगर आपसे स्पेशली पूछ दे क्वेश्चन कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो होती है काली मिट्टी, ठीक है। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, मतलब कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है यह, ठीक है। बेसाल्ट के अपक्षयन से निर्मित होने के कारण, बेसाल्ट के, चूंकि आप पढ़े थे भूगर्भिक संरचना में कि राजमहल का जो क्षेत्र था, राजमहल की जो ट्रैप थी, उधर बेसाल्ट पाया जाता है, ठीक है। तो बेसाल्ट की अपक्षयन से निर्मित होने के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है, और इसीलिए इसमें कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। आप ज़्यादा नहीं दिमाग लगाइए, बस आपसे पूछेगा यही, कपास की खेती के लिए किस मिट्टी का उपयोग होता है? काली मिट्टी का, सिंपल, ठीक। लेकिन आपको बताया था कि कपास की खेती के साथ साथ वहाँ पे और भी दूसरा खेती हो सकता है इस मिट्टी में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कपास ही होगा। तो वहाँ पे आपका धान, चना की खेती भी की जाती है। कपास के साथ साथ धान एवं चना इत्यादि खेती भी होती है। धान एवं चना के, कपास के साथ साथ धान एवं चना के लिए भी यह मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त कपास। या आपसे अगर सिर्फ ऐसे पूछे कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी, सीधे मारना काली मिट्टी, ठीक है। इसके बाद है आपका एक लैटराइट मिट्टी। इसके बाद है आपका लैटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी के बारे में देखिए, इसका विस्तार देखिए पहले। इसका विस्तार पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, पलामू जो है, इस पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, इधर रांची का पश्चिमी क्षेत्र,
पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, रांची का पश्चिमी क्षेत्र और संथाल परगना पूर्वी राजमहल क्षेत्र। संथाल परगना पूर्वी राजमहल का क्षेत्र, पूर्वी राजमहल क्षेत्र, यानी कि संथाल परगना का जो पूर्वी राजमहल क्षेत्र है वहाँ सेभूम का ढालभूम क्षेत्र, सेभूम का ढालभूम क्षेत्र, सेभूम का ढालभूम क्षेत्र, ठीक है। सेभूम का आपका ढालभूम क्षेत्र में, यानी कि पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, संथाल परगना का जो पूर्वी राजमहल क्षेत्र और सेभूम का ढालभूम क्षेत्र में इस मिट्टी का अधिकता होती है, इस मिट्टी पाई जाती है, इस मिट्टी का विस्तार इस क्षेत्र में है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि संथाल परगना का जो राजमहल बता दिए उसमें काली मिट्टी है, सिर्फ काली मिट्टी पाई जाती है पूरा संथाल परगना में। आप इसको ऐसे मत कीजिएगा कि राजमहल में सिर्फ काली मिट्टी पाया जाता है, परंतु राजमहल में काली मिट्टी की अधिकता होती है, अधिक काली मिट्टी का। और पूछे कि झारखंड में काली मिट्टी का विस्तार अधिकतर कहाँ है, तो मानना राजमहल के क्षेत्र में, ठीक है। यानी कि झारखंड में काली मिट्टी अधिकतर राजमहल के क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन उसके साथ साथ और भी मिट्टी उधर पाई जाती है, यानी कि लेटराइट मिट्टी भी पाया जाता है पूर्वी राजमहल के क्षेत्र में, ठीक है। अब पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, संथाल परगना पूर्वी राजमहल क्षेत्र और सेभूम का ढालभूम क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। यह गहरे लाल रंग की होती है, यह गहरे लाल रंग की होती है, लाल रंग की होती है, ठीक है। इसका जो रंग होता है लेटराइट मिट्टी का गहरे लाल रंग की होती है, इसमें कंकड़ की अधिकता होती है। अगर आप जो गांव से बिलोंग करते होंगे वो देखे होंगे, कहीं कहीं की मिट्टी में ना छोटा छोटा बहुत कंकड़ होता है, उस मिट्टी में मिक्स रहता है, ठीक है। इसमें कंकड़ अधिक होती है, कंकड़ अधिक होता है, इसमें इस मिट्टी में कंकड़ अधिक पाया जाता है, छोटा छोटा कंकड़ जो होता है अधिक पाया जाता है। इसका जो निर्माण हुआ था मानसूनी जलवायु की आर्द्रता, मानसूनी जलवायु की आर्द्रता तथा शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव स्वरूप इसका निर्माण हुआ था। यानी कि मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के कारण इसका निर्माण हुआ था। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड, जैसे लाल मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड और पढ़े थे ना, फेरिक ऑक्साइड का और बॉक्साइड की अधिकता होती है, इसी तरह से यहाँ भी लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसमें अधिकता होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है, यानी कि अधिक रूप से पाया जाता है इसमें लौह ऑक्साइड इस मिट्टी में। यह कम उर्वरक मिट्टी है। इस आप सब मिट्टी में देखिएगा कुछ न कुछ, क्योंकि भाई इसके अंदर पूरा खनिज संपदा से भरपूर है, तो यहाँ की मिट्टी कम उपजाऊ होगी नहीं, इसलिए यह कम उर्वरक मिट्टी है। लौह ऑक्साइड की अधिकता हर मिट्टी में कुछ न कुछ पाया जाता है, उसी वही फिर कम उर्वरा शक्ति का रीजन बन जाता है। जैसे लाल मिट्टी में देखे थे कि ग्रेनाइट अम्लीय के अपक्षरण से बनता है, इसलिए वो कम उर्वरा हो गया। काली मिट्टी में देखिए कि लौह चूना मैग्नीशियम एल्युमिनियम का मिश्रण पाया जाता है और नाइट्रोजन जैविक पदार्थ फास्फोरस का कमी पाया जाता है, इसलिए वो भी कम उपजाऊ हो गया। लेटराइट मिट्टी में देखिए लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण और कंकड़ वंकड़ की अधिकता होती है यहाँ पे, यह इसलिए भी कम उर्वरक मिट्टी है, कम उर्वर मिट्टी होती है, कम उर्वरक मिट्टी है, ठीक है। सिंचाई साधनों की सहायता से इसमें मुख्यतः चावल तथा मोटे अनाज की उपज की जाती है। सिंचाई के सहायता से इसमें चावल एंड मोटे अनाज उपज होती है, उपज की जाती है, ठीक है। सिंचाई के आप झारखंड की सब मिट्टी का देख लीजिए, जितना भी मिट्टी है, कुछ मतलब जैसे जलोढ़ मिट्टी में थोड़ा सा उतना पानी की जरूरत नहीं होता है, बाकी जो मिट्टी है ना, लाल मिट्टी हो गया, काली मिट्टी हो गया, लेटराइट मिट्टी हो गया, इन सब मिट्टी में ना सिंचाई की बहुत ज़रूरत होती है, इन सब मिट्टी में सिंचाई की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी कि आप हम लोग आज देखें
लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। हम लोग आज देखें लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी, 3 मिट्टी हम लोग देखें। लाल, काली, लेटराइट, 3 मिट्टी हम लोग देखें। इसका 90% भूभाग पे इसका विस्तार है। इसका राजमहल वाला एरिया में इसका विस्तार है। काली मिट्टी का जो अधिकतर विस्तार है राजमहल पहाड़ी में है। ठीक है, इसका आपको बताया गया कि पलामू, रांची, ढालभूम और पूर्वी राजमहल में इसका विस्तार है। ठीक है, इसमें आपका ग्रेनाइट एंड नीस की अधिकता के कारण, ग्रेनाइट एवं नीस की अधिकता के कारण यहाँ की उर्वरक शक्ति कम है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस कम है, उर्वरा शक्ति कम हो जाता है, उर्वरा शक्ति कम है। ठीक है, आपका यहाँ पे भी देखिएगा लौ ऑक्साइड की अधिकता है, उर्वरा शक्ति यहाँ भी कम है, उर्वरा शक्ति कम है। तीनों मिट्टी में सिंचाई के दम पे होता है, सिंचाई अधिक करना पड़ता है। तीनों मिट्टी में सिंचाई अधिक करना पड़ता है आपको। ठीक है, लाल मिट्टी आपको बताया थे कि ज्वार, बाजरा, गन्ना, मोटे अनाज के लिए। काली मिट्टी कपास, धान, चना के लिए। ये भी आपका चावल एवं मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। ठीक है, यानी इसका विस्तार 90% भूभाग पे इसका राजमहल पहाड़ी में, इसका पलामू, रांची, ढालभूम, पूर्वी राजमहल वाला एरिया में। ठीक है, यहाँ पे ग्रेनाइट एवं नीस के अपरदन से, अपक्षयन से मिट्टी का निर्माण होता है, इसलिए इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। इसमें ज्वार, बाजरा, गन्ना, मोटे अनाज अधिक रूप से उपजाया जाता है। ठीक है, और काली मिट्टी राजमहल पहाड़ी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की यहाँ पे भी कमी होती है, इसलिए इसका भी उर्वरा शक्ति कम है। कपास, धान, चना अधिक रूप से यहाँ पे उपजाया जाता है। लेटराइट मिट्टी पलामू, रांची, ढालभूम, पूर्वी राजमहल, यहाँ लौ ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसलिए उर्वरा शक्ति कम होती है। इसमें चावल और मोटे अनाज के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। ठीक है, यहाँ पे भी नीस, ग्रेनाइट और नीस के चलते यहाँ पे भी नाइट्रोजन, फास्फोरस कम होता है, ह्यूमस यहाँ पे भी कम होता है। ठीक है, यानी कि आप देख लिए काली को रेगुर भी बोलते हैं, यानी 3 मिट्टी को देख लिए आप। इस तीनों मिट्टी के बारे में हालांकि एक ही क्लास में खत्म करा सकते हैं, बट एक ही क्लास में खत्म करने से कोई फायदा नहीं है, आपको कंप्लीट भी करना है। पहले आप इस 3 मिट्टी को कंप्लीट कीजिए, अगले क्लास में 3 मिट्टी जो बचा है उसको लेकर के आएंगे, खत्म हो जाएगा। थोड़ा पड़िएगा, दिमाग में रहेगा। यानी कि ये सब की पॉइंट है कि इसका विस्तार, उसका उर्वरा शक्ति कैसी है, कम है, अधिक है, उसमें क्या पाया जाता है, क्या कमी है, ये सब देखना है। कौन सा फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। ठीक है, विशेषकर विस्तार देखिएगा और फसल। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिएगा, जो डाउट हो पूछिएगा, अगले क्लास में उसको हम बताएंगे। धन्यवाद।